हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। ये पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है। इससे पहले हमने 1892 का जो एक्ट आया था, भारत परिषद अधिनियम, उसके बारे में पढ़ा था। इसके बाद अब हम आगे देखेंगे 1909 का अधिनियम कि 1909 तक आते आते किस तरीके से सुधारों की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। कि भारत के संविधान की जो ऐतिहासिक आधार है उसमें 1909 और 1935 और 1919, वैसे 1919 का भी बहुत बड़ा योगदान है। और उसके बाद 1935 का जो अधिनियम आता है वो तो पूरा एक तरीके से समझिए कि पूरा बेस ही है भारत के संविधान का। उसमें वो भी बहुत बड़ा अधिनियम था, लगभग 321 उसमें अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियाँ थी। बहुत बड़ा था वो भी। सारा बेस हमारा संविधान का उसी पे टिका हुआ है, उसे हम पढ़ेंगे आगे। पहले हम देखेंगे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ये क्या होता है, ये क्या है? मार्ले मिंटो का मतलब है, देखिए उस समय जो भारत के वायसराय थे, उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। उस समय भारत के जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड मिंटो। और जो ये मार्ले हैं ये हैं सचिव। सचिव कैसे? भारत सचिव जो लंदन में बैठते हैं, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में निर्वाचित हैं। ठीक है। और मिंटो कौन है? भारत के वायसराय। उन्होंने एक परिषद अधिनियम लाया 1909 में, जिसे 1909 का अधिनियम कहते हैं। देखिए इसमें क्या किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है क्योंकि अधिनियम के जन्मदाता भारत सचिव मार्ले और गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो थे। ठीक है। ये उन्हीं के नाम पे है, तो इसलिए उन्हीं के नाम पे है, तो हम उन्हीं को इसका श्रेय देंगे। ठीक है। अब देखिए इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार चुनाव का प्रावधान, किसका प्रावधान? चुनाव का प्रावधान। ये कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चुनाव नहीं था। ये कैसा चुनाव था कि परिषद है, राज्यों की परिषद जो थी, उनमें जो व्यक्ति आएंगे, चाहे वो प्रेसिडेंसी से आए, चाहे वो महानगरों से आए, चाहे फिर वो देसी रियासतों से आए, इनका मतलब है कि ये किसी के प्रतिनिधित्व के रूप में बैठेंगे। और जो ब्रिटिश प्रांतों से आते थे वो चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से आते थे। सबको चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं था, कुछ लोगों को सीमित अधिकार दिए गए थे संपत्ति के आधार पर और उनको जो अधिकार प्राप्त थे उनके आधार पर। ठीक है। फिर भी क्या है, चुनाव की प्रक्रिया को हमने लागू किया। हमने का मतलब ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है। तो इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन, देखिए ये इसका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या है कि इसमें पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब है अलग से निर्वाचन होना। अलग से निर्वाचन का मतलब क्या है? देखिए निर्वाचन या चुनाव, निर्वाचन या चुनाव प्रक्रिया। तो निर्वाचन या चुनाव प्रक्रिया में क्या होता है? एक व्यक्ति खड़ा होता है, दो व्यक्ति खड़े होते हैं और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के या उस विशेष क्षेत्र के सभी लोग आके उसमें वोट डाल देते हैं। जिसको ज़्यादा मत मिलते हैं वो व्यक्ति जीत जाता है। लेकिन देखिए पृथक निर्वाचन में क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि जो जिस जाति का है या जिस धर्म का है वो उसी धर्म के व्यक्ति को या प्रतिनिधि को वोट देगा, इससे अलग वो किसी को वोट नहीं दे सकता। इसे कहते हैं पृथक निर्वाचन व्यवस्था। अब इसे देखिए, इसे कैसे समझेंगे पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। जैसे कोई ए रिलीजन का है, कोई बी रिलीजन का है, कोई सी रिलीजन का व्यक्ति है। ठीक है। और ये किसी मान लेते हैं ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है और ये इसमें लोग रहते हैं, ये सभी इसमें लोग रहते हैं और ये सभी लोग कैसे हैं, ये सब वोट डालेंगे इनके चुनाव में। तो जो ए रिलीजन से हैं, मान लेते हैं ये लोग ए रिलीजन के हैं, तो ये ए को ही वोट देंगे। बी के हैं तो ये बी को ही वोट देंगे और जो सी के होंगे वो सी को ही वोट देंगे। अर्थात एक ही धर्म के या एक ही जाति के या जिस आधार पर पृथक निर्वाचन व्यवस्था दी गई है उसी के आधार पर वे केवल अपने ही वर्ग के व्यक्ति को वोट देते हैं। इसे कहते हैं पृथक निर्वाचन। इसे मैं थोड़ा और समझा देता हूँ, देखिए समझिए। जैसे आप ये समझिए कि दिल्ली एक निर्वाचन क्षेत्र है, एक एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। दिल्ली एक निर्वाचन क्षेत्र है, दिल्ली से लोकसभा में एक व्यक्ति जाना है। ठीक। तो अगर पृथक निर्वाचन नहीं होगा तो चाहे 10 लोग खड़े हो जाएं, चाहे 20 लोग खड़े हो जाएं, एक व्यक्ति जीत जाएगा और दिल्ली से लोकसभा में जाकर बैठ जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि यहाँ पृथक निर्वाचन दिया जाता है सभी धर्मों के लोगों को, मुसलमानों को भी, ईसाइयों को भी, सिख को भी और जो अल्पसंख्यक हैं सभी को, तो देखिए क्या होता है उसमें। जो जैसे हिंदू धर्म के लोग हैं वो भी चुनाव में खड़े होंगे, चाहे 2 हो, 4 हो, 6 हो, खड़े हो सकते हैं। ऐसे ही मुस्लिम वर्ग के लोग भी खड़े होंगे, ऐसे ही दूसरे वर्ग के लोग खड़े होंगे। तो जो मुस्लिम वर्ग है वो मुस्लिम वर्ग को वोट देगा, जो हिंदू वर्ग है वो हिंदू वर्ग को, जो सिख है वो सिख वर्ग को, जो ईसाई है वो ईसाई वर्ग को वोट देगा।
और उनमें से अलग अलग व्यक्ति चुन के जाएंगे। मुसलमानों का प्रतिनिधित्व अलग होगा, हिंदुओं का प्रतिनिधित्व अलग होगा, सिखों का अलग होगा, ईसाइयों का अलग होगा। इस प्रकार से अगर चार लोग हैं तो 4 लोग चुनकर जाएंगे। इसे कहते हैं पृथक निर्वाचन। अगर अर्थात किसी एक विशेष क्षेत्र से सभी धर्मों का अलग अलग व्यक्ति निर्वाचित होकर जाएगा, अलग अलग निर्वाचन यानी कि अलग निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत, तो इसे कहेंगे पृथक निर्वाचन व्यवस्था। लेकिन भारत में अब ये नहीं है। ये पहले सबसे पहले कहाँ आई 1909 के अधिनियम में। इसलिए भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसको कहते हैं? मिंटो को। भारत में सांप्रदायिकता का जनक कौन है? भारत में सांप्रदायिकता का जनक एग्जाम में पूछा जाता है कि लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें और व्यवस्था की गई थी। इनके द्वारा केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 16 से और 60 के बीच में रख दी गई थी। हाँ देखिए, केंद्रीय विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी कर दी गई थी? 16 से 60, यानी कि यह तो 16 हो गई, अधिकतम कितनी हो गई? 60 हो गई। और केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा। सरकारी सदस्यों के बहुमत का मतलब क्या होता है? सरकारी सदस्यों के बहुमत का मतलब है, देखिए, कि जो सरकार में शामिल लोग हैं या सरकार के जो अंग हैं वे सरकारी होते हैं, और जो सरकार के अंग नहीं हैं लेकिन किसमें है? चुनाव जीत कर आए हैं, वे होते हैं गैर सरकारी। ठीक है, तो गैर सरकार यानी किंतु राज्यों में जो विधान परिषद है उनमें गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत कायम रहा। तो सेंटर में सरकारी सदस्यों का बहुमत और राज्यों में गैर सरकारी सदस्य बहुमत में बने रहे। आगे देखिए, विधानसभा में सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का और बजट पर चर्चा करने का अधिकार भी दिया गया। अर्थात जो पूरक प्रश्न का मतलब क्या है? देखिए, प्रश्न पूछना और पूरक प्रश्न पूछना ये दोनों अलग बात होती है। जैसे इससे पहले हमने जो पढ़ा था उसमें जो आपका ये 1909 है, तो इस 1893 का जो एक्ट पढ़ा था, तो 92 का, तो उसमें हमने देखा था कि प्रश्न पूछने का अधिकार था, केवल प्रश्न पूछने का, पूरक प्रश्न का नहीं था। बजट पर चर्चा करने का और प्रश्न पूछने का अधिकार था। यहाँ पूरक प्रश्न अर्थात काउंटर क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो थोड़े से अधिकार बढ़ा दिए गए। पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय को शामिल किया गया। पहली बार वायसराय का मतलब है जो उस समय ब्रिटिश संसद का प्रतिनिधित्व भारत में करता था, वायसराय कहते थे जिसे। उसकी एक परिषद थी, उसमें एक भारतीय को शामिल किया गया पहली बार। ध्यान रखना। देखो कब से, 1773 से चली आ रही है ये चीज़ें, और 1861 से तो 1858 से तो पूरी तरह ब्रिटिश का शासन हो गया भारत में। लेकिन भारत को प्रतिनिधित्व कब मिला? 1909 के अधिनियम में। ये बात ध्यान रखना। एक तो पृथक निर्वाचन मंडल और भारत को वायसराय की परिषद में प्रतिनिधित्व मिला 1909 में। ठीक है, इस प्रकार से 1909 का अधिनियम से आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए क्या आता है, सेल्फ गवर्नेंस की बात आती है कि सेल्फ गवर्नेंस किसे कहते हैं। जो आपका सेल्फ गवर्नेंस है उसका मतलब क्या आता है? देखिए, स्वशासन या सेल्फ गवर्नेंस, तो ये कब से शुरू होता है? 1919 से। इसका मतलब क्या है? उत्तरदायी शासन की बात होती है इसमें। सेल्फ गवर्नेंस का मतलब है कि जब अधिकार किसको दे दिए जाएं? राज्यों के अधिकार राज्यों को दे दिए जाएं, तो उसे कहते हैं सेल्फ गवर्नेंस। लेकिन अगर हम सारे अधिकार सेंटर के पास चले जाएंगे तो फिर सेल्फ गवर्नेंस नहीं रहेगी। वही इसमें थोड़ी छूट दी गई। देखिए क्या है, बिगिनिंग ऑफ सेल्फ गवर्नेंस या स्वशासन का आरंभ कब होता है? 1919 से। तो 1919 का जो अधिनियम उसे कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू फिर वही बात है जो 1909 के अधिनियम की बात थी कि उसमें लॉर्ड मिंटो थे और आपके मार्ले थे, तो मार्ले और मिंटो अधिनियम कहा गया उसे। ऐसे ही से क्या, चेम्सफोर्ड और क्या, मॉन्टेग्यू अधिनियम। अर्थात जो मॉन्टेग्यू थे वो भारत के सचिव थे, कहाँ? ब्रिटेन में। और चेम्सफोर्ड कौन है? चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय हैं। तो इसलिए इसका नाम भी क्या रखा गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, तो इसमें देखो शर्तें क्या हैं। 20 अगस्त 1917 को क्या होता है? लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने घोषणा करी जिसमें भविष्य के सुधारों की ओर संकेत किया गया। अर्थात 1917 में घोषणा हुई जो भारत सचिव ने करी थी। उसने कहा था कि हम भारत में कुछ सुधारों की मांग करते हैं। यानी किसको बताई उसने ये बात? ब्रिटिश संसद को बताई उसने। तो ब्रिटिश संसद ने इस बात को तब तो टाल दिया। 1918 में मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड दोनों ने एक संयुक्त हस्ताक्षर के साथ भारत में सुधारों के लिए एक रिपोर्ट प्रकाशित करी, और इसी आधार पर 1919 का अधिनियम पारित किया गया। अर्थात इन दोनों ने जब रिपोर्ट प्रकाशित करी थी तो वही उन्हीं की सिफारिशों को 1919 के अधिनियम में शामिल करके
भारत का अधिनियम बना दिया गया, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसकी अगली रिपोर्ट क्या कहती है कि इस अधिनियम के आधार पर प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई। आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन, तो आंशिक का मतलब क्या है कि कुछ अधिकार दे दिए गए और कुछ अधिकार अपने पास रखे गए, अर्थात सारे अधिकार राज्यों को ट्रांसफर ना करके कुछ अधिकार गवर्नर जनरल के पास रखे गए और कुछ परिषद को दे दिए। कैसे दे दिए, ये देखो, काउंसलर और मिनिस्टर, ये दो इस तरीके से अधिकार बटे हुए थे। कैसे, जो कार्यपालिका है दो भागों में बांट दी गई, एक तो पार्षद है, तो जो पार्षद है वो तो गवर्नर जनरल के को रिपोर्ट करता है, और जो मिनिस्टर हैं वो क्या है, वे किसके प्रति उत्तरदायी हैं, वे हैं आपके विधायिका के प्रति, अर्थात जो विधायिका है उसके प्रति उत्तरदायी कौन है, मिनिस्टर हैं, और जो काउंसलर हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी हैं, गवर्नर जनरल के। तो कहने का मतलब ये है कि जो काउंसलरों को कुछ अधिकार दिए गए वो गवर्नर जनरल अपने काउंसलरों की हेल्प से करेगा, लेकिन कुछ अधिकार किसको दे दिए गए, मिनिस्टरों को, वो अपने तरीके से काम कर सकते हैं। इसे ही कहते हैं क्या, इसे ही कहते हैं आंशिक रूप से उत्तरदायी बनाना। अब देखो इसमें आगे क्या करा, प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। कैसे भाई, प्रांतों में ही तो द्वैध शासन लागू किया गया था। तो देखो क्या है, प्रांतीय विषय को दो भागों में बांट दिया गया। कैसे, संरक्षित विषय और हस्तांतरित। हस्तांतरित संरक्षित यानी कि रिजर्व विषय कुछ अपने पास रख लिए रिजर्व के रूप में। कैसे, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। देखो क्या है, जेल का, पुलिस का सब्जेक्ट, न्याय सब्जेक्ट, वित्त, सिंचाई, कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जो संरक्षित की श्रेणी में रखे गए। संरक्षित का मतलब है उन्हें, उनका अधिकार केवल किसको दिया गया, गवर्नर जनरल को दिया गया। इन विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी कार्यपालिका की सहायता से करता था, और जो प्रांत की विधान परिषद के उत्तरदायी नहीं होते थे इन विषयों के प्रति, वह राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। इसका मतलब ये है कि जो उनने अपने पास रिजर्व सब्जेक्ट रखे थे वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था, बल्कि ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जैसे शिक्षा है, खेती है, स्थानीय स्वशासन है, ये किसको दे दिए गए, ये राज्यों को दे दिए गए, और कहा गया कि आप इन पे खुल के काम कर सकते हैं, इसमें गवर्नर जनरल कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इसी व्यवस्था को जब आपको दो भागों में बांट दिए गए, संरक्षित में और हस्तांतरित में, तो इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया द्वैध शासन। अर्थात जब सब्जेक्ट को या अधिकारों को दो भागों में बांट के काम किया जाता है तो उसे द्वैध शासन कहते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे जो प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, बात मैंने आपको बता दी। अब गवर्नर और मंत्री और कार्यपालिका दोनों के निर्णय को रद्द कर सकता था। गवर्नर क्या कर सकता था, जो मंत्री और कार्यपालिका के जो डिसीजन है उन्हें रद्द कर सकता था, अर्थात उसे वीटो पावर एक प्रकार से बनी रखी गई। ठीक है, देखो क्या है, सर्दी की वजह से थोड़ा सा ब्लर हो जाता है। क्या होता है कि कैमरे पे फोग आ जाता है, कैमरे का जो लेंस है, तो उससे थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। ठीक है, और ये समस्या सर्दी में बनी रहती है क्योंकि ह्यूमिडिटी जब इसमें लाइट जाती है तो ये हीट करता है अंदर से, तो हीट करेगा तो जो इसके अंदर की ह्यूमिडिटी है वो वाष्प में परिवर्तित होकर इसके गिलास पे चिपक जाती है। तो ये थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट कर लो, ये थोड़ी समस्या बनी रहेगी। ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये नेचुरल प्रॉब्लम है। ठीक, तो आप इतना समझिए, इसको पढ़िए आगे। देखो क्या है, सही से चमक रहा है, इतना आप एडजस्ट कर लीजिए। तो कार्यपालिका के गवर्नर, मंत्री और कार्यपालिका दोनों के प्रति, दोनों के निर्णयों को क्या कर सकता है, रद्द कर सकता था। अब देखो विषयों का विभाजन, जो विषयों का विभाजन है उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। वो तो हमने पढ़ लिया कि कौन से राज्यों को और मंत्रिपरिषद को दिए हैं। अब देखिए इसमें विषयों का विभाजन कैसे, इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया, डिसेंट्रलाइज किया गया, क्योंकि संघ बनाना था अंग्रेजों को। ठीक है ना, तो डिसेंट्रलाइज कैसे किया, वे विषय जो संपूर्ण भारत के हित से संबंधित हैं वे तो केंद्र सरकार को दिए गए, जो पूरे भारत के हित से संबंधित हैं केंद्र सरकार के अंतर्गत रखे गए, और जो विषय प्रांतीय हितों के हैं यानी कि जो क्षेत्रीय विषय हैं वे प्रांतों को दे दिए गए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज की व्यवस्था है, जो पूरे भारत के विषय हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, प्रधानमंत्री के पास रहते हैं, और जो राज्यों के विषय हैं वे मुख्यमंत्रियों के पास रहते हैं। ठीक है, सरकार के अंतर्गत रखे गए हैं। अब केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना भी प्रांतीय विषयों पर विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है
कि जो केंद्र सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना भी प्रांतीय विषय पर, क्योंकि प्रांतों को कुछ अधिकार दिए गए थे, तो वे अपने विषयों पर कुछ विधेयक प्रस्तुत कर सकते थे। ठीक है, अब देखिए प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया, अर्थात दोनों के बजट अलग अलग कर दिए गए। केंद्र का बजट अलग हो जाएगा अब, और प्रांत का बजट अलग हो जाएगा। तो प्रांतों को ऋण लेने और कर लगाने का भी अधिकार दिया गया। ठीक है, और इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय सरकार के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, और केंद्र में पहले की तरह अनुत्तरदायी का मतलब होता है कि वो किसी के प्रति रेस्पॉन्सिव नहीं है। वो किसके प्रति रेस्पॉन्सिव रहेगी? केवल ब्रिटेन की संसद के प्रति। ठीक है, मैं देखता हूँ ज़्यादा ही ब्लर हो रहा है, ये कितना हो गया? चमक रहा है, वैसे तो कोई समस्या है नहीं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं थोड़ा सा और, कोई बात नहीं, पढ़ते हुए चलेंगे। तो किसकी उत्तरदायी सरकार बनी रहेगी? किसमें? केंद्र में। अर्थात अब भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके कोई अधिकारों में कटौती नहीं की गई। अब देखो एक और क्या, एक काम और किया गया इसमें कि केंद्र में क्या बनाई गई? द्विसदन व्यवस्था। देखो केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में, भाई जैसे अभी सेंटर में जो संसद है आपकी, उसमें दो व्यवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? लोकसभा और राज्यसभा द्विसदनीय है, यानी कि टू हाउस सिस्टम है। तो उसके स्थान पर द्विसदनात्मक विधानमंडल स्थापित किया गया। इन सदनों के नाम केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद रखे गए। कौन कौन से रखे गए? केंद्रीय विधानसभा, ये केंद्र के हैं तो केंद्रीय विधानसभा हो गई, और ये राज्य परिषद हो गई। तो इसमें तो चुन के आते थे इसमें राज्यों से। ठीक है, कैसे? जो राज्य परिषद है उसमें 60 सदस्य हो सकते थे, 26 गवर्नर जनरल मनोनीत करेगा और 34 का चुनाव होगा। वहीं केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य होंगे, जिनमें से 104 निर्वाचित होंगे और 41 मनोनीत होंगे। सदस्यों को प्रश्न पूछने और पूरक प्रश्न पूछने का पूर्ण अधिकार दे दिया गया अब। और देखो इसके साथ ही क्या मिला? स्थगन प्रस्ताव भी पास कर सकते हैं। और पास क्या कर सकते हैं? स्थगन प्रस्ताव भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका 1919 का अधिनियम। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ अभी फैक्ट और बचे हैं, थोड़ा सा मैं इसमें थोड़े फैक्ट बढ़ा दिए थे क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है। तो देखिए इसमें और क्या है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के साथ साथ, ये भी बहुत ही खास पॉइंट है इसका, अन्य संप्रदाय को भी विशेष प्रतिनिधित्व की सुविधा देकर भारत को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की ओर अधिक विस्तारित कर दिया। जैसे 1909 के अधिनियम में जो पृथक निर्वाचन दिया गया था, वो अब मुसलमानों के साथ साथ जातीय आधार पर भी कर दिया गया। देखिए कैसे, और सांप्रदायिकता बहुत ज़्यादा अंग्रेजों ने बढ़ा दी। तो अब मुसलमानों के साथ साथ सिखों भी, आंग्ल भारतीयों को, यूरोपियनों को, ईसाइयों को भी अलग प्रतिनिधित्व दिया गया। अर्थात जो मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था, वो सिखों को, ईसाइयों को और मुसलमानों को भी अलग से दे दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी कि नरेश मंडल का निर्माण किया गया। ठीक है, और यानी कि सुझाव दिया गया था इसमें, उसी के आधार पर फिर ये आगे बनता है। और 8 फरवरी 1921 को दिल्ली में इसकी स्थापना की गई और 121 देशी रियासतों के सदस्य इसमें शामिल हुए, जिनका अध्यक्ष वायसराय था। और यह मंडल एक परामर्शदात्री, दात्री नहीं है, ये परामर्शदात्री है। ठीक है, अर्थात ये परामर्श देने के लिए ही था। देखो भारतीयों को ये ना लगे कि हमें शासन में शामिल नहीं किया गया, ये व्यवस्था कर दी गई थी जिससे थोड़ा उन्हें और ना लगे। ठीक है, ये ज़्यादा ही ब्लर हो रहा है, मुझे क्लास यहीं पर रोकनी पड़ेगी। ठीक है, चलो मैं इसको यहीं रोक देता हूँ, नेक्स्ट क्लास बनाएंगे तब ये समस्या नहीं आने की कोशिश करता हूँ, ये ठीक होगा। ये कुछ फैक्ट हैं, इन्हें देख लीजिए एक बार, क्योंकि ये 1919 का अधिनियम पूरा हो जाएगा। ये कुछ फैक्ट हैं, इन्हें देख लीजिए। देखो इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में पहली बार, ये इसका क्रक्स है 1919 के अधिनियम का, पहली बार उत्तरदायी शासन की स्थापना। ठीक है, दूसरा मताधिकार में वृद्धि। ठीक, तीसरा भारतीयों को राजनीतिक प्रशिक्षण का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि जो सिन्हा साहब थे उन्हें कहाँ बैठाया गया? वायसराय की परिषद में बैठाया गया।
और तीसरा, विधानमंडल का विस्तार किया गया, विधानमंडल का विस्तार किया गया। और स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र का विस्तार किया गया, स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र का विस्तार किया गया। स्थानीय स्वशासन का मतलब है कि राज्यों को कुछ अधिकार ज़्यादा दे दिए गए, 1909 से कुछ ज़्यादा दिए गए, और अब धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज हो रही हैं चीज़ें। गवर्नर जनरल और जो राज्य हैं उनमें अधिकारों को बांटा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका 1919 का अधिनियम, ठीक। इसके बाद आता है आपका साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, देखो मुझे क्लास को रोकना पड़ेगा क्योंकि ब्लर बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसमें चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, ये समस्या हो रही है। खैर चलो कोई बात नहीं। 1900 ये साइमन कमीशन 1927 का जो है, इसको हम बाद में पढ़ लेंगे। बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके की क्लास के लिए। देखिए कोई टेक्निकल नहीं है, बल्कि ये ऐसा ही समस्या सभी जगह आ रही होगी जो भी लोग वीडियो बना रहे होंगे। ऐसा होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा सर्दियों में से कम होती है, लेकिन फिर भी मौसम में थोड़ी बहुत जो बनी रहती है उसकी वजह से कैमरा हीटिंग करता है तो उसके ग्लास पे चिपक जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, धन्यवाद, यहीं रोकते हैं इस क्लास को।